स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको 4 जून को हुए आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के एग्ज़ाम में जितने भी आपके नॉन टेक्निकल पोर्शन के क्वेश्चन आए थे उसको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा और उसका जहां तक हो सकेगा कि मैं एग्जैक्ट आंसर आपको बताने की कोशिश करूंगा। बाकी एग्जैक्ट आंसर तो आपको आंसर की में ही पता चलेगा कि एग्जैक्ट आंसर उसका क्या है। फिर भी मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि इसका राइट आंसर मैं आपको बता सकूँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 22 अप्रैल वाली जो शिफ्ट सेकेंड हुई थी वो कैंसिल होकर के 4 जून को उसका पेपर हुआ। और जानते हैं कि उसका पेपर जो है चाहे सिविल का हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल का हो, टेक्निकल पोर्शन हर किसी को परेशान किया। ठीक है। तो दोस्तों मैं टेक्निकल पोर्शन को बाद में डिस्कस करूंगा। पहले ये जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है उसका हल मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों। तो आइए बिना किसी देरी के मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था नॉन टेक्निकल का, पहला क्वेश्चन नहीं मतलब मुझे जो पहला लग रहा है वो है कि यदि थ्रस्ट को कांस्टेंट रखकर एरिया का मान बढ़ाया जाए तो प्रेशर का पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों। तो देखिए थ्रस्ट और प्रेशर में सबसे पहले रिलेशन क्या होता है उसको जान लेते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि जो प्रेशर आपका होता है वो होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है। या हम कह सकते हैं थ्रस्ट बराबर प्रेशर इनटू एरिया। अगर ये बताइए हमें ये थ्रस्ट की वैल्यू को क्या कहते हैं, एग्जैक्ट रखना है। एग्जैक्ट मतलब कॉन्स्टेंट, वेरिएबल नहीं करना है। मान लीजिए अगर थ्रस्ट की वैल्यू 100 है तो हर कीमत पे 100 ही रहेगी और प्रेशर एरिया की वैल्यू क्या करते हैं, बढ़ा रहे हैं। अगर एरिया की वैल्यू बढ़ाना है और थ्रस्ट की वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी तो भाई आप जानते हैं कि अगर दो टर्म या दो वैल्यू के मल्टीप्लाई को कांस्टेंट रखना है, अगर एक वैल्यू को बढ़ाएंगे तो दूसरी वैल्यू हमारी क्या होगी, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कांस्टेंट रखना है हर कीमत पे तो एक का अगर वैल्यू बढ़ाएंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर प्रेशर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो एरिया घट जाएगा और एरिया की वैल्यू बढ़ाएंगे तो प्रेशर घट जाएगा। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्या, देखते हैं कि ये दिया हुआ था कि एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है। उत्तल लेंस था आपका, उसके सामने एक वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई थी। यदि कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उस इमेज का उस लेंस का मैग्नीफिकेशन पावर या आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों। हम जानते हैं, देखिए इसमें क्या करना था, डायरेक्ट फार्मूले से नहीं होगा। इसको सबसे पहले ये जो फोकल लेंस फार्मूला है 1/f = 1/v - 1/u, इसका उपयोग करके आपको v की वैल्यू निकालना था। देखिए f की वैल्यू दी हुई थी, u की वैल्यू दी हुई थी, इसका इन दोनों का उपयोग करके v की वैल्यू निकालना है। और v की वैल्यू जो आवर्धन क्षमता होता है, मैग्नीफिकेशन पावर, उसका क्या होता है, मतलब उसका जो फार्मूला होता है v/u, या क्या बोल सकते हैं लेंथ ऑफ इमेज डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। इन दोनों के माध्यम से हम ज्ञात कर सकते हैं। अभी हमें ये तो मालूम नहीं है, दिया नहीं है, ये मालूम है तो इसके माध्यम से हमें मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निकालना है। जब 1/f = 1/15, 1/v - 1/25, इसको जब हल करेंगे तो आपका v की वैल्यू आ जाएगा, कितना जानते हैं, इसको जब आप हल करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी ना, तो v की वैल्यू आएगी पॉजिटिव में 75/2। अगर इसको जब रख लेंगे हम m = m बराबर v/u, तो v की वैल्यू पॉजिटिव आई है 75/2 और डिवाइडेड बाई u की वैल्यू कितना है, 25। ठीक है। जब इसको हल करेंगे हमारा आ जाएगा 25 क्या माइनस रहेगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई जो कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्वेव लेंथ हो, जो वस्तु की दूरी होती है वो हमेशा निगेटिव लिया जाता है। ठीक है। जब निगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा 75/2 × 25 माइनस में, तो जब इसको आप हल करेंगे तो आपका माइनस में 1.5 आ जाएगा। ठीक है। मैग्नीफिकेशन वैल्यू 1.5 आ जाएगा। देखिए 1.5 भी दिया हुआ था और पॉजिटिव में 1.5 भी दिया हुआ था, निगेटिव में 1.5 था और एक 1.5, तो आपका देखिए ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है। ये वाला आंसर होगा -1.5। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति निम्न में किसे नियुक्त नहीं करता। ठीक है दोस्तों। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको अगर आप सही से हल नहीं करेंगे ना तो इसमें गलती होने का चांसेस है। देखिए तो जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट, वो हर स्टेट के गवर्नर को भी नियुक्त करते हैं और जो हमारे देश के महालेखा अधिकारी होते हैं जिसको ऑडिटर जनरल बोलते हैं, उनको भी नियुक्त करते हैं। और ये मुख्य निर्वाचन आयोग जो चुनाव आयोग होता है उनके भी हेड को भी क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। लेकिन एक है ये उपराष्ट्रपति, इसको ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको क्या कहते हैं, नियुक्त नहीं करते, उपराष्ट्रपति को नियुक्त नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये प्रश्न जो है ये आपका 2022 अप्रैल वाले शिफ्ट में भी आया था। बस 22 अप्रैल वाले शिफ्ट में क्या अंतर था इस वाले प्रश्न में कि तेंदुलकर समिति के अनुसार भारत में कितने % जनसंख्या गरीबी रेखा
के नीचे जीवन यापन करती है। उसमें प्रतिशत पूछा था परसेंटेज, इसमें क्या पूछा है कि तेंदुलकर समिति के अनुसार रूरल एरिया में गरीबी के लिए कितना मूल्य निर्धारित किया गया है, ठीक है। मतलब कितने मूल्य के नीचे अगर व्यक्ति कमा रहा है तो उसको आप एज ए पुअर या बिलो पॉवर्टी लाइन क्या कहते हैं कंसीडर करेंगे। तो इसका जो आंसर था ये देखिए 1000 था, 1200 था, 512 था और 816 था, ठीक है। 81 नहीं, ये 816 था, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा 816, ये होगा ग्रामीण के लिए, और 1000 होगा आपका क्या कहते हैं रूरल अर्बन एरियाज़ के लिए, ठीक है। अगर देखिए ये अगर कोई 22 अप्रैल वाला थोड़ा सा भी अगर इसको क्या कहते हैं गूगल किया होता है या इसको थोड़ा सा भी गो थ्रू किए होते तो चांसेस बन सकता है, मैं 100% नहीं कर रहा हूँ कि चांसेस बन सकता है कि ये वाला आंसर उनका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। क्योंकि अगर तेंदुलकर समिति के बारे में आप गूगल करेंगे ना तो जस्ट ही ये तुरंत आपको देगा कि तेंदुलकर समिति ने क्या क्या निर्धारण किया, ठीक है। तो ये आपको और ये आपको आराम से मिल जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में शरीयत के खिलाफ कौन सा पत्र या दस्तावेज जारी किया जाता था, ठीक है। मतलब दिल्ली सल्तनत में ऐसा कौन सा दस्तावेज था जो शरीयत के खिलाफ होता था और राजा द्वारा क्या कहते हैं उसको जारी किया जाता था। तो आपका ऑप्शन जो था फरमान, इक्ता और फतवा। जो मुझे जहाँ तक लगा, मतलब मुझे जहाँ तक लगा कि ये इसका आंसर होगा क्या, फरमान। अगर आपको जो एग्जैक्ट आंसर लगता है वो कमेंट करके आप बता सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगा ये होगा आंसर। बाकी आपका राइट आंसर क्या है वो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, ठीक है। लैन नेटवर्क का रेंज कितना होता है, ठीक है दोस्तों। लैन नेटवर्क का जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ था अप टू 1 किलोमीटर, 5 to 10 किलोमीटर और क्या कहते हैं 20 किलोमीटर, ऐसा कुछ करके दिया हुआ था। तो इसका जो मुझे जहाँ तक लगता है कि जो एग्जैक्ट आंसर होगा इसका आई थिंक 10 किलोमीटर होगा क्या। 10 किलोमीटर के रेंज के अंदर ही आपका लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहते हैं वर्क करता है, ठीक है। हमारा जो अगला प्रश्न है ये देखिए, ये वाला प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये सेम टू सेम डिक्टो लैंग्वेज बेसिस ऑप्शन बेसिस पे 22 अप्रैल वाले क्वेश्चन को सीधा सीधा कॉपी किया गया था, ठीक है। 22 अप्रैल वाला क्वेश्चन में पूछा था कि मतलब सिक्योरिटी जो किसी डिवाइस में अगर सिक्योरिटी को इन्हांस कर रहे हैं या सिक्योरिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं तो इससे आप क्या समझते हैं, मतलब इसका क्या मतलब होता है। मोटा मोटा जो मतलब है ये इसका पूछा था, ठीक है। तो हम जानते हैं किसी भी डिवाइस में अगर सिक्योरिटी को हम क्या कहते हैं इम्प्रूव करते हैं तो क्या होता है, जो उसका ऑप्शन दिया हुआ था कि अनऑथराइज्ड क्या कहते हैं एक्सेस और जो भी स्पैम वगैरह है उसको स्कैम वगैरह है तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि उसको क्या कहते हैं हम लोग रोकेंगे। यही होता है सिक्योरिटी का मेन पर्पस, क्या होता है यही सिक्योरिटी का। और ये ऑप्शन में भी दिया हुआ था, आप उसको आसानी से चूज़ करके आंसर टिक कर सकते थे, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, अगर हम किसी कॉलम या सेल की विड्थ बढ़ाते हैं या किसी कॉलम का अगर विड्थ बढ़ा रहे हैं, जो माउस द्वारा हमारा कर्सर प्रकट होगा वो कौन सा कर्सर प्रकट होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या है, एक इस तरीके का दिया हुआ था, एक ये इस तरीके का दिया हुआ था, ये इस तरीके का दिया हुआ था, एक इस तरीके का, ठीक है। तो देखिए ये तो जनरली आप तक जानते हैं कि ये कंप्यूटर वगैरह या डेस्कटॉप में ये राइटिंग करने के लिए आता है। और ये वाला जो मुझे लगा कि ये इंप्रूवमेंट मतलब विड्थ का इंप्रूवमेंट करेगा और ये क्या करेगा लेंथ का इंप्रूवमेंट या हाइट का इंप्रूवमेंट। तो मुझे जहाँ तक लगा ये आंसर होगा, बाकी आप अपना आंसर बताइए। अगला प्रश्न है, किस वंश को डिफीट करके या पराजित करके मौर्य वंश की नींव रखी गई थी, ठीक है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो किस वंश को पराजित किए थे, उनसे पहले नंद वंश था। तो नंद वंश को ही पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी, ठीक है। इसी मौर्य वंश में अशोक महान सम्राट भी इसी वंश में आते हैं, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा नंद वंश, ठीक है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, ठीक है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन था MS पेंट, MS पावर पॉइंट, नोटपैड और एक ऑप्शन था और तो देखिए ये दोनों तो मुझे तक नहीं लगता कि ये होगा, ठीक है। पावर पेंट तो पेंटिंग के लिए होता है और पावर पॉइंट तो भाई पावर पॉइंट का है, वो प्रेजेंटेशन के वगैरह के लिए होता है। नोटपैड मुझे जहाँ तक लगा कि आंसर होगा, मैंने नोटपैड क्लिक किया था, बाकी आंसर क्या होता है वो तो पता चलेगा ही बाद में। अगला जो प्रश्न है, यदि दो द्रव्यमान 80 kg और 250 kg और इन्हें 200 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है तो बताइए कितना गुरुत्व बल लगेगा। आप जानते हैं कि गुरुत्व बल क्या होता है, गुरुत्व बल का फार्मूला होता है F = G m1 × m2/r²। अब जी की वैल्यू भी दी हुई थी, कांस्टेंट की वैल्यू जो 6.67 × 10⁻⁻1 होता है उसकी वैल्यू भी दी हुई थी, ठीक है दोस्तों। अगर इसका जब हल करके आप लगाएंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटिंग करना था और कैलकुलेशन करना था। 6.67 × m की वैल्यू 80 × 250/r², मतलब 200 का स्क्वायर जब करेंगे 4 के बाद क्या हो जाएगा 4 जीरो। इसको जब आप हल करेंगे लगभग यहाँ देखो मैं 10⁻⁻1 रहेगा, 11 रहेगा। इसको जब हल करेंगे आप तो 3.3 समथिंग के करीब आएगा × 10⁻⁻1। तो यही आपका आंसर था, राइट आंसर, ठीक है। हाँ देखिए एक था ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का जो आधारित था आपका क्या कंजर्वेशन ऑफ मास पे। जानते हैं कि कोई भी क्रिया हो ना तो मास को हम
बना सकते हैं, ना मास को क्या कहते हैं नष्ट कर सकते हैं। मतलब ना तो मास द्रव्यमान उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान नष्ट किया जा सकता है। तो इसके माध्यम से हमारा क्या दिया हुआ था कि एक प्रोडक्ट हैं दो ए और बी, जिनका 25 ग्राम और 35 ग्राम को मिलाकर एक पदार्थ बनाया जाता है सी और डी, यदि निर्माण किया जाता है। यदि सी जो होता है वो 50 ग्राम है तो डी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब देखिए ए और बी को जो मिलाया गया, ए और बी को मिला करके सी और डी बनाया गया, तो ए और बी में जितना मास है उतना सी और डी में भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि मास नष्ट नहीं होता। तो ए में है 25, बी में है 35, ये कितना हो गया 60, तो इधर कितना हो जाएगा, इधर भी 60 होगा। अगर ये 50 हो गया तो अब जो बचेगा 10, ये क्या हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर एग्जैक्ट हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास पे था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि 3 रेजिस्टेंस दिए हुए थे श्रेणी क्रम में लगे हुए, सीरीज क्रम में 3 रेजिस्टेंस दिए हुए थे 15, 35, 50। ठीक है, उनको एक क्लोज लूप के 25 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया था। तो और धारा की वैल्यू आपको मतलब कितनी करंट बहेगी, कितनी करंट फ्लो करेगी, उसकी वैल्यू आपसे पूछा था। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा जानते हैं हम लोग, V इजिकल टू क्या होता है आई आर। ठीक है, आर की वैल्यू क्या है, इक्वेलेंट लेना है। 15, 35 और 50 को जब आर आप जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में तो ये आर इक्वेलेंट कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 100। ठीक है, तो V इजिकल टू आई आर, वी आई इजिकल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। तो V की जगह क्या रहेगा 25, आर की जगह क्या रहेगा 100। इसको जब आप हल करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0.25 एम्पियर, लगभग यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, लगभग में यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा। देखिए ये प्रश्न भी आपका क्या है, ये प्रश्न भी आपका 22 अप्रैल वाला जो हुआ था एग्ज़ाम उसमें आया था। इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि उसमें पूछा था 25th नेशनल गेम किसके द्वारा उद्घाटन किया गया या किसके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो वो आया था 22 वाले शिफ्ट में। इस वाले शिफ्ट में आया कि यही नेशनल गेम जो है 28th नेशनल गेम किस तारीख से किस तारीख तक चला, किस डेट से किस डेट तक ये क्या कहते हैं नेशनल गेम चला। तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या है कि 28 जैन 2025 से 14 फेब 2025 तक आपका ये चला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हॉस्पिटल वेस्ट को किस माध्यम से डिस्पोज करते हैं या किस प्रोसेस के द्वारा डिस्पोज किया जाता है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम डिक्टो जो जसपाल सर ने एग्जाम से पहले 1-2 दिन पहले आपका एक टेस्ट सीरीज करवाया था कि मोस्ट एक्सपेक्टेड इन्वायरमेंट क्वेश्चन फॉर आरआरबी जेईई सीबीटी 2। ठीक है, तो उसी के बाद उसी से ये उसमें लगभग 25 से 30 क्वेश्चन उन्होंने करवाया था। तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन इसमें से आया था। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आंसर इसका जो आंसर है वो है इंसिनरेशन। ठीक है, उन्होंने बताया था कि जो हॉस्पिटल वेस्ट होता है उसमें क्या होता है कि आपका हार्मफुल पैथोजेंस होते हैं, तो उसको हम क्या जो सबसे मोस्ट एफिशिएंट तरीका है तो वो है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन से ही आप क्या कर सकते हैं कि हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्पोज कर सकते हैं। बाकी और भी है प्रोसेस, लेकिन जो सबसे एफिशिएंट जो प्रोसेस है वो है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में क्या होता है कि जो भी डिस्पोजल वेस्ट होते हैं उसको हम हाई टेम्परेचर पे बर्न करते हैं, जितने भी पैथोजेंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं और उसको हम डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, एक और प्रश्न था आपका कि व्हाट इज़ पल्वराइजेशन। आप पल्वराइजेशन से क्या समझते हैं। तो पल्वराइजेशन क्या होता है, उसमें दिया होता ऑप्शन की कटिंग ऑफ द वेस्ट या ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग ऑफ द वेस्ट या बर्निंग ऑफ द वेस्ट। तो इसमें जो होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द वेस्ट पल्वराइजेशन में होता है। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है न्यूक्लियर वेस्ट के बारे में। ये आपका एनवायरनमेंट से क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन जसपाल सर ने उसी टेस्ट सीरीज में करवाया था। ठीक है, 25 मतलब 2 दिन पहले वाली टेस्ट सीरीज में उन्होंने बताया था, ये क्वेश्चन नहीं था, उन्होंने इनडायरेक्ट रूप से बताया था कि जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। मतलब मनुष्य के लिए ही, मनुष्य के साथ साथ हर जीव जंतु के लिए हानिकारक होता है। तो उन्होंने बताया था कि जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसको एक सील्डेड कंटेनर में भर कर ही हम क्या कहते हैं उसको डिस्पोज करते हैं ना। तो ओपन छोड़िए, उसको नॉर्मली किसी तरीके से नॉर्मल लैंडफिल भी नहीं करते, उसको सील्डेड कंटेनर होता है उसमें भर करके तब जाकर उसका लैंडफिल किया जाता है, बहुत ही सावधानी पूर्वक। ठीक है, अगला प्रश्न था व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ द वेव। जो जानते हैं स्पीड के वेव के जितने कंटेंट होते हैं, आपका एम्पलीट्यूड, आयाम, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, ठीक है, जितने भी फ्रिक्वेंसी और क्या कहते हैं जितने भी आपके टाइम इंटरवल, इनके माध्यम पे दे करके 4 ऑप्शन दिया हुआ था। उन चारों ऑप्शन में पूछा था कि आपका स्पीड जो आपका वेव होगा उसका कौन सा राइट आंसर है। तो हम जानते हैं जो स्पीड ऑफ द वेव होता है, स्पीड ऑफ द वेव का फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। इस सक्रियता श्रेणी में एल्युमिनियम और जिंक के बीच में कौन सा तत्व आता है। ठीक है, तो मुझे भाई जहाँ तक लगा कि ये क्वेश्चन हो सकता है गलत हो, कंफर्म नहीं कह सकता कि हो सकता है गलत हो, क्योंकि एल्युमिनियम और जिंक के बीच में कोई भी टर्म नहीं आता। ठीक है, एल्युमिनियम के जस्ट बाद जिंक आता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा। बाकी मैं राइट आंसर जो था वो आयरन था, Fe, उसको मैं लगाया था
अब देखते हैं आंसर क्या होता है, गलत होता है कि सही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, हाँ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ। देखिए ये भी जसपाल सर ने उसी सीरीज़ में कराया था, बट उन्होंने क्या कराया था कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस सन में कंडक्ट हुआ था, तो हुआ था वो 1987 में। ठीक है, लेकिन जो इन्फोर्स्ड हुआ था, वर्ल्ड वाइड इन्फोर्समेंट जो उसका हुआ था 1989 में, ये इसका इन्फोर्समेंट हुआ था। तो इन्फोर्समेंट के बारे में क्या कहते हैं पूछा था, ना कि ये पूछा था किस ईयर में कंडक्ट हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1989। लीस्ट हार्मिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी जसपाल ही सर ने क्या कहते हैं आपके उसी सीरीज़ में करवाया था। ठीक है, जो लास्ट के सीरीज़ में था। तो इसमें क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और CFC। तो वार्मिंग में जो सबसे कम अपना प्रभाव डालता है वो है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, दिए हुए ऑप्शन में नाइट्रस ऑक्साइड जो था वो आपका राइट आंसर था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक क्वेश्चन था आपका IIT से रिलेटेड कि IIT में जो इनोवेशन हुआ था, कोई इनोवेशन हुआ था या कोई डेवलपमेंट के बारे में, तो उसी से पूछा था कि किस IIT में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको प्रश्न याद हो और तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इससे जो रिलेटेड था IIT से रिलेटेड वो कौन सा क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, कौन सा यंत्र एक तार संबंधित यंत्र है, मतलब जितने भी एक यंत्र हैं, मतलब दिया हुआ था 4 यंत्र, आपका तबला दिया हुआ था, बांसुरी दिया हुआ था, सितार दिया हुआ था, शहनाई दिया हुआ था। तो इसमें मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि ये तो एक छोटा सा ही क्वेश्चन था, आराम से आप लगा सकते हैं कि ये सितार जो है ये आपका क्या है, तार संबंधित यंत्र है। बाकी तबला, बांसुरी और शहनाई इसमें भी कहीं भी तार का उपयोग नहीं होता। ठीक है, अगला जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न था हमारा कि सबसे पहले कॉलोनियल इंडिया में पर कैपिटा के बारे में किसने बताया था, किसने जानकारी दिया हुआ था। मुझे जो ऑप्शन मिला था उसमें 3 ऑप्शन में इंग्लिश नेम थे। इंग्लिश नेम मतलब कि अंग्रेज़ों कोई था, ब्रिटिशर कोई था, और एक ही ऑप्शन में हमारे क्या कहते हैं भारतीय मूल के व्यक्ति थे। उसमें दिया हुआ था VR करके कुछ राव ऑप्शन था, उनका सरनेम था। बाकी आगे कुछ शॉर्ट टर्म में V ऐसा कुछ करके दिया हुआ था। मैं V राव को मारा था एलिमिनेट करके, उसी को मुझे जहाँ तक लगता है वो राइट आंसर होगा। जो हमारा अगला प्रश्न है वो बोला था कि इंडियन डेजर्ट है किस पर्वत श्रृंखला के वेस्ट में है। जानते हैं हमारा इंडियन डेजर्ट जो है वो क्या कहते हैं आपका राजस्थान और गुजरात के बीच में फैला हुआ है। ठीक है, और जानते हैं राजस्थान में कौन सी पर्वत श्रृंखला है। आपका जो ऑप्शन दिया हुआ था, देखिए सतपुड़ा दिया हुआ था, अरावली दिया हुआ था, वेस्टर्न घाट दिया हुआ था, ईस्टर्न घाट दिया हुआ था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा अरावली। ठीक है, तो अरावली आपका इसी के वेस्ट में आपका इंडियन डेजर्ट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या हमारा अगला प्रश्न है, देखिए पूछा था कि एयर पोल्यूटेंट का सबसे ज़्यादा प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है। ठीक है, तो जो हमारा एयर पोल्यूटेंट है सबसे पहले वो जो अफेक्ट करता है सबसे ज़्यादा, और सबसे पहले जो अफेक्ट करता है वो हमारा क्या होता है, लंग्स। ठीक है दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है पूछा था फिजिक्स से रिलेटेड कि मैग्नेटिक फील्ड सबसे प्रबल कहाँ पर होती है। जो चुंबक होता है, पूछा था कि चुंबक में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है, प्रबलता, वो कहाँ पर होती है। तो हम जानते हैं कि जो सबसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड का कोई छड़ है तो इधर ऐसे जो रेखाएँ चलती हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो इंटेंस होती हैं वो क्या होती हैं, पोल पर वो क्या होती हैं, सबसे ज़्यादा उन प्रबल होती हैं। और जो मिड पे मतलब ये छड़ के मध्य में ये जब आती हैं तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसके कारण यहाँ पर क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होता है वो कमज़ोर हो जाता है, और यहाँ पर क्या कहते हैं पोल के पास आपका सबसे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी का मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ध्रुवों पर या पोल पर। तो इसी परिपथ का प्रतिरोध 400 ओम है और उसमें 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है, तो उसमें कितना वोल्ट उत्पन्न होगा। तो इसको राइट आंसर जो है आप सीधा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20 वोल्ट का। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या था, अगला प्रश्न था, देखिए ये भी प्रश्न आपका लगभग आप कह सकते हैं 22 अप्रैल वाले से कोरिलेट कर रहा था। उसमें 22 अप्रैल वाले में क्या पूछा था कि कोलाइडल आपका मिश्रण और एक और कोई मिश्रण, उसके बीच में डिफरेंस पूछा था। ठीक है, अब इस वाले में क्या पूछा है कि विषमांगी मिश्रण का सबसे अच्छी परिभाषा या सबसे मोस्ट एफिशिएंट डिफिनीशन क्या है उसके बारे में। एक ऑप्शन दिया हुआ था कि आप इसको संघनन के माध्यम से अलग नहीं कर सकते, और भी ऐसा कुछ दिया हुआ था। हेट्रोजेनस होते हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पर, तो उसका जो ऑप्शन होगा हेट्रोजेनस वाला, कि मतलब अलग अलग कंपोजिशन होता है हर जगह, वही आपका राइट आंसर होने का पूरा चांस है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखते हैं, अगले बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न हमारा ये था कि CaF2 में Ca का भार दिया हुआ था 40 और F का भार दिया हुआ था 19। तो पूछा था कि CaF2 का कुल भार ज्ञात कीजिए। तो आप बेसिकली कैसे लगाएंगे, देखिए Ca और F2 दिया हुआ है ना, Ca का कितना है 40 और F2 का कितना है, F का कितना है, एक F का है 19, तो F2 का कितना हो जाएगा 2, 19 गुना 38, जिसको जब लगाएंगे 78, ये U आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक मास आपका ये राइट आंसर हो जाएगा 78। अगला प्रश्न है हमारा, एक वस्तु का द्रव्यमान 74.5 kg और G मतलब ग्रेविटेशनल
जो एक्सेलरेशन है, जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो पृथ्वी पर वस्तु का भार ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं डब्ल्यू का फार्मूला क्या होता है, वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो एम के वैल्यू 74.5 इंटू 9.81, इसको जब आप करेंगे तो लगभग 700 समथिंग के करीब आ जाएगा आपका, मोटा मोटा अगर 740 न्यूटन के करीब आपका वेट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका वेट हो जाएगा। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है, एक बहुत ही बड़े एरिया के नेटवर्क में अगर मान लो वर्ल्ड वाइड करना है या बहुत बड़े एरिया के नेटवर्क में करना है तो कौन सा एरिया नेटवर्क यूज़ करते हैं। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क या लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क या इंटरनेट। तो आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेट। मतलब बहुत बड़े अगर जियोग्राफिकल एरिया में आपको लेना है तो इंटरनेट का ही उपयोग करके आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर देखा गया था, ठीक है, जो ओजोन क्षेत्र हुआ था अब तो लगभग उसका जो डिप्लीशन हुआ था वो कवर हो चुका है या कवर हो रहा है। बाकी वो देखा कहाँ गया था, आपके ऑप्शन थे अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और यूरोप। अब जानते हैं कि अंटार्कटिका पे ही आपका ओजोन क्षेत्र या ओजोन डिप्लेशन देखने को मिला था। ये भी आपका क्या हो जाएगा, आप अच्छे से कर सकते हैं। इसका राइट आंसर अंटार्कटिका। विच टाइप ऑफ द फिल्टर हैज़ द लोवेस्ट एफिशिएंसी। लोवेस्ट एफिशिएंसी किस टाइप के फिल्टर में होती है। तो देखिए इसमें था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऐसे करके कुछ था, उसके बाद बैग था, उसके बाद ग्रेविटेशनल चैम्बर था और भी कुछ था। तो सबसे जो राइट आंसर जिसका होगा कि सबसे कम किसकी होती है, तो ग्रेविटेशनल चैम्बर की जो होती है, ग्रेविटेशनल चैम्बर फिल्टर का जो एफिशिएंसी होती है सबसे कम होती है। ग्रेविटेशनल चैम्बर फिल्टर की जो एफिशिएंसी होती है वो सबसे कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो आप जानते हैं रासायनिक परिवर्तन इसमें दिया हुआ था, क्या कहते हैं, बर्फ़ का पिघलना, कागज़ का फटना और भी कुछ दिया हुआ था। उसमें से एक था क्या, दूध का फटना या कर्ड का बनना। ठीक है, तो जो मिल्क से कर्ड बनेगा उससे आप दोबारा कर्ड से मिल्क नहीं बना सकते। तो वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, कि दूध का फटना या कर्ड का दही, मिल्क का दही में बनना। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका रासायनिक परिवर्तन। तो दोस्तों ये था आपका 36 क्वेश्चन 4 जून के आरआरबी जे के सीबीटी एग्ज़ाम के। ये नॉन टेक्निकल पोर्शन है। आप से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और आप सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो मैं अभी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको मैं टेक्निकल पोर्शन को भी, क्या कहते हैं, जहाँ तक मुझे याद हो सका है उसके भी आपको आंसर प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।